खेला हो बे। देश भर में ऐसी ही हुंकार भरी है पश्चिम बंगाल की मुखिया ममता बनर्जी ने। भरोसे से भरी हुई ममता दिल्ली में ताबड़तोड़ बैठकें कर रही है। वो ये बताने की कोशिश कर रही है कि 2024 के चुनाव के लिए सशक्त विपक्ष बनाने की मुहिम पर है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 5 दिवसीय दिल्ली दौरे के तीसरे दिन आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात की। ममता ने ये मुलाकात ऐसे समय में की है जब विपक्ष की एकजुटता को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। पेगासस, कृषि कानून और महंगाई के मुद्दे पर संसद ठप है। सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि सोनिया गांधी से मुलाकात सकारात्मक रही। विपक्षी एकता और पेगासस पर चर्चा हुई। मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा की। बीजेपी को हराने के लिए एकजुट होना पड़ेगा। ममता ने पेगासस को लेकर कहा कि सरकार जवाब क्यों नहीं दे रही है, संसद में सरकार जवाब दे। तो वहीं ममता ने सोनिया गांधी से मुलाकात से पहले विपक्षी दलों से एकजुट होने की अपील भी की थी। उन्होंने कहा था कि सोनिया गांधी चाहती है कि विपक्षी दलों की एकजुटता हो। कांग्रेस को क्षेत्रीय दलों पर विश्वास है। ममता ने आगे कहा कि अगर सभी क्षेत्रीय दल इकट्ठा हो जाएं तो एक दल पर भारी पड़ेंगे। उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्षी एकजुटता और चेहरे को लेकर कहा कि मैं राजनीतिक ज्योतिषी नहीं हूं, स्थिति पर निर्भर करता है। अगर कोई और नेतृत्व करता है तो उससे कोई समस्या नहीं। टीएमसी अध्यक्ष ने कहा कि किसी को तो नेतृत्व करना ही है, समय आने पर चर्चा करेंगे। मैं अपनी राय नहीं थोपना चाहती। मैं सोनिया गांधी और अरविंद केजरीवाल से मिल रही हूँ। लालू यादव ने कल फोन पर बात की। रोज हम बात कर रहे हैं। अभी 3 साल है हम चर्चा कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने 2024 की चुनावी रणनीति के तौर पर ये खास अहम बैठकें तो की है, पर उससे पहले एक और चुनौती है 2022 में यूपी के विधानसभा चुनाव। तो ये पूरी रणनीति उनको देकर तय की गई है। तो वहीं अब देखना ये होगा विपक्षी नेताओं से इस तरीके से मुलाकात पर क्या बन पाएगी बात। पेगासस जासूसी कांड को लेकर एक तरफ जहां संसद में रोजाना हंगामा हो रहा है, तो दूसरी तरफ वार पलटवार का दौर भी जारी है। सांसद राहुल गांधी ने जहां केंद्र सरकार पर सवाल उठाए, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने भी इन आरोपों पर पलटवार किया। बुधवार को भी संसद की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। बुधवार को जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्ष ने हंगामा करना शुरू कर दिया। हंगामा इस कदर बढ़ गया कि सांसदों ने सदन के अंदर पर्चे फाड़कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान सदन में एक बार फिर खेला होबे के नारे लगे। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर जमकर बरसे। विपक्षी नेताओं के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार संसद में पेगासस मामले पर चर्चा नहीं करना चाहती है। हमें सरकार जवाब दे कि उसने पेगासस का इस्तेमाल किया या नहीं। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार ने सिर्फ प्राइवेसी नहीं बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों का उल्लंघन किया है। राहुल के आरोप पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। जब से संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ है तभी से पेगासस जासूसी कांड को लेकर बवाल मचा हुआ है। संसद से लेकर सड़क तक हंगामा हो रहा है और संसद का कामकाज ठप पड़ा हुआ है। आपको बता दें, लोकसभा में हंगामा करने वाले विपक्ष के 10 सांसदों को निलंबित किया जा सकता है। सरकार इसे लेकर प्रस्ताव रख सकती है। लोकसभा में स्पीकर के चेयर के सामने इन लोगों ने पेपर फाड़कर फेंके थे। अमरनाथ गुफा के पास बादल फटा। जैसे ये वीडियो मीडिया में सामने आए उसके बाद हर कोई परेशान रहा, लेकिन उसके बाद जो जानकारी मिली वो थोड़ी राहत पहुंचाने वाली थी, क्योंकि जिस वक्त ये बादल फटा उस वक्त अमरनाथ गुफा में कोई श्रद्धालु मौजूद नहीं था। श्राइन बोर्ड के कुछ कर्मचारी जरूर मौजूद थे, लेकिन उनको भी इससे कोई नुकसान नहीं हुआ। पहले से ही गुफा के पास एसडीआरएफ की 2 टीमें तैनात थी और एक अतिरिक्त टीम को गांदरबल से रवाना किया गया था। आपको बता दें कि इस साल अमरनाथ यात्रा स्थगित होने के चलते गुफा पर कोई यात्री मौजूद नहीं था। केवल श्राइन बोर्ड के कर्मचारी और सुरक्षाकर्मी वहां तैनात थे, लेकिन उनको भी किसी तरीके का नुकसान नहीं हुआ। दरअसल इस साल अमरनाथ यात्रा 28 जून से शुरू होकर 22 अगस्त तक चलनी थी, लेकिन कोरोना की वजह से इसे लगातार दूसरे साल रद्द कर दिया गया। बाबा अमरनाथ की पवित्र गुफा पहलगांव से 46 किलोमीटर और बालटाल से 14 किलोमीटर दूर है। अमरनाथ की गुफा में बर्फ से प्राकृतिक शिवलिंग बनता है। यह सबसे कठिन तीर्थ यात्रा में से एक है, जहां मौसम खराब रहता है, ऑक्सीजन की कमी रहती है, भूस्खलन और भारी बारिश का खतरा बना रहता है। कोरोना वायरस के चलते जम्मू कश्मीर प्रशासन ने अमरनाथ यात्रा को बीते 2 साल से लगातार रद्द कर रखा है। यदि यह यात्रा संचालित होती तो माना जा रहा है कि इस हादसे में बड़ी संख्या में जान माल का नुकसान हो सकता था। वहीं आपको बता दें कि किश्तवाड़ में सुबह 4:30 बजे बादल फटने के बाद बाढ़ आ गई, जिसमें हुंजर गांव के 6 घर और 1 राशन स्टोर बह गया। इसमें करीब 40 लोगों के लापता होने की खबर है। हालांकि ये जानकारी भी मिली है कि 7 लोगों की जान इस पूरी दुर्घटना में चली गई है। 17 लोगों को बचा लिया गया है, जिनमें से 5 की हालत गंभीर बताई गई है।
दूल्हा तैयार हो और दुल्हन भी राजी हो, और तो और मौके पर पंडित भी कुछ ही पल बाद दूल्हा और दुल्हन के शादी के साथ पवित्र फेरे उन्हें दिलवाने वाला हो। लेकिन इसी बीच मंडप में कुछ लोग हथियारों के साथ आते हैं और दूल्हा दुल्हन को किडनैप कर ले जाते हैं। कहने और सुनने में ये बात एक फिल्मी सीन जैसी लगती है, लेकिन पंजाब के लुधियाना में सच में ऐसा हुआ है। दरअसल पूरा मामला कोठे बग्गू के गुरुद्वारा साहिब से जुड़ा हुआ है। यहाँ शादी के रंग में भंग पड़ता दिखाई दिया और ये पूरी वारदात मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे कुछ लोग हथियारों के दम पर दुल्हा और दुल्हन को किडनैप कर रहे हैं और मौके पर मौजूद परिजन जब विरोध करते हैं तो वो उनके साथ भी मारपीट करते हैं और दुल्हा दुल्हन को पीटते हुए अपने साथ ले जाते हैं। जांच में सामने आया है कि ये पूरा मामला प्रेम प्रसंग और इंटरकास्ट मैरिज से जुड़ा है, क्योंकि मोगा का रहने वाला दुल्हा अनुसूचित जाति का है तो दूसरी ओर दुल्हन जमींदार परिवार से है। दोनों के बीच प्रेम प्रसंग था और वो आपसी सहमति से गुरुद्वारे में शादी कर रहे थे, जिसकी भनक दुल्हन के परिजनों को लग गई तो वो मौके पर आ धमके। बहरहाल पुलिस ने पीड़ित पक्ष की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। साथ ही साथ सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है, लेकिन इस पूरे मामले ने कहीं ना कहीं इलाके की कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान जरूर खड़े करते हैं। अफगानिस्तान में आतंक के बढ़ते प्रभाव और चीन के साथ तालिबान की मीटिंग के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का भारत का 2 दिवसीय दौरा हो रहा है। यह दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने भारत और अमेरिका के बीच आर्थिक और रणनीतिक सहयोग को ऊंचाइयों पर ले जाने की प्रतिबद्धता दोहराई है। साथ ही उन्होंने अफगानिस्तान में भारत द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों की तारीफ की है। कहा जा रहा है कि ब्लिंकन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का संदेश देने के लिए आए हैं। यह संदेश खासतौर पर क्वाड देशों जिनमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं, इनके प्रमुखों की बैठक से संबंधित है। भारत और अमेरिकी विदेश मंत्रियों की बैठक में भी क्वाड से जुड़े मुद्दे पर विस्तार से चर्चा हुई है। इसके अलावा महामारी से लड़ाई, क्लाइमेट चेंज और इकोनॉमी के रिवाइवल पर भी गंभीरता से बात हुई है। दोनों देशों के बीच लगातार संपर्क का सिलसिला जारी रहेगा। ब्लिंकन के भारत दौरे के बाद अमेरिकी सेना के स्पेशल ऑपरेशंस कमांड के कमांडर जनरल रिचर्ड डी क्लार्क भारत आ रहे हैं। इसके बाद अगस्त के पहले हफ्ते में अमेरिकी सेना प्रमुख जेम्स मैककॉनविले भी भारत आएंगे। असल में इन यात्राओं का मकसद दोनों देशों के बीच वॉशिंगटन में होने वाली 2+2 मीटिंग की जमीन तैयार करना है। इस मीटिंग में दोनों देशों के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री भाग लेंगे और आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। टोक्यो ओलंपिक में आज भारत की बेटियों ने शानदार प्रदर्शन किया। यहाँ बॉक्सिंग में पूजा रानी, बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तीरंदाजी में दीपिका कुमारी ने अपने अपने मुकाबले जीतकर अगले दौर में जगह बनाई। हालांकि महिला हॉकी टीम को लगातार तीसरी हार झेलनी पड़ी। ओलंपिक में आज हुए मुकाबलों में बॉक्सिंग में पूजा रानी ने महिलाओं की 75 किलोग्राम वेट कैटेगरी के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। एक मैच और जीतते ही उनका मेडल पक्का हो जाएगा। वहीं बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तीरंदाजी में दीपिका कुमारी महिला सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। पूजा ने राउंड ऑफ 16 के मुकाबले में अल्जीरिया की इचराक चाइब को 5-0 से हराया। तीनों राउंड में पूजा को 5 जजों से पूरे अंक मिले। तीरंदाजी में दीपिका ने राउंड ऑफ 32 एलिमिनेशन में भूटान की कर्मा को 6-0 से हराया। इसके बाद उन्होंने राउंड ऑफ 32 एलिमिनेशन में अमेरिका की जेनिफर फर्नांडेज को 6-4 से हराया। वहीं तीरंदाजी के पुरुष सिंगल्स में प्रणीत यादव और तरुणदीप रॉय हारकर बाहर हो गए हैं। दूसरी ओर भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने ग्रुप स्टेज का अपना दूसरा मुकाबला भी जीता। ग्रुप जे के मुकाबले में उन्होंने हांगकांग की खिलाड़ी को 35 मिनट में 21-9, 21-16 से हरा दिया। सिंधु ने अपना पहला मैच भी जीता था। इस तरह सिंधु नॉकआउट राउंड में पहुंच गई है। अब प्री क्वार्टर फाइनल में सिंधु का सामना डेनमार्क की मिया ब्लिचफेल्ड से होगा। इधर भारत की महिला हॉकी टीम लगातार तीसरा मैच हार गई है। आज खेले गए मैच में ब्रिटेन ने भारतीय टीम को 4-1 से हराया। भारत की ओर से शर्मिला देवी ने इकलौता गोल किया। इससे पहले भारतीय महिला टीम नीदरलैंड के खिलाफ 1-5 से और जर्मनी से 0-2 से हार गई थी। भारतीय टीम के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने की उम्मीद अब भी बाकी है। भारत को अभी आयरलैंड और साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलना है। वहीं रोइंग के लाइटवेट मेंस डबल्स स्कल्स में भारत के अर्जुनाल जाट और अरविंद सिंह की जोड़ी सेमीफाइनल्स में छठे और आखिरी स्थान पर रही। भारतीय रोवर्स ने 6 मिनट 24 सेकंड का समय निकाला। वे पहले स्थान पर रहे आयरलैंड की जोड़ी से 19.08 सेकंड पीछे रहे।
बाड़मेर के धोरीमना में जोधपुर की एसीबी टीम ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 लाख की रिश्वत लेते अय्यन सोनलाल को किया ट्रैप। एक अन्य अय्यन मानाराम की एसीबी टीम कर रही तलाश, कुछ ही देर में कर सकती है गिरफ्तार। बाड़मेर के धोरीमना में एसीबी जोधपुर की टीम ने आज बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। 5 लाख की रिश्वत लेते हुए अय्यन सोनलाल को गिरफ्तार कर लिया। वहीं सोनलाल का हिस्सेदार मानाराम अय्यन लगातार फरार चल रहा है, जिसकी एसीबी टीम तलाश कर रही है, कुछ ही देर में गिरफ्तार कर सकती है। दोनों घूसखोरों अय्यनों ने मिलकर पहले भी ठेकेदार से 16 लाख की रिश्वत ले रही थी। वहीं पूरे मामले को लेकर एसीबी टीम की कार्रवाई जारी है। गिरफ्तार अय्यन सोनलाल से एसीबी टीम पूछताछ कर रही है। वहीं फरार अय्यन की एसीबी की टीम लगातार तलाश कर रही है, कुछ ही देर में गिरफ्तार कर सकती है। पंचायत समिति धोरीमना में फैले भ्रष्टाचार के तंत्र को आज जोधपुर की एसीबी टीम ने उजागर करते हुए बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। ये अपने आप में एसीबी की बड़ी कार्रवाई है। जिस तरीके से पंचायत समिति में भ्रष्टाचार का तंत्र फैला हुआ था, उसे आज एसीबी टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देकर उजागर किया। बीकानेर एसीबी ने आज ट्रैप की कार्रवाई करते हुए बीकानेर एसडीएम कार्यालय के सहायक लिपिक कम रीडर और एक एडवोकेट को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। हालांकि इस कार्रवाई के दौरान एक तीसरे व्यक्ति को इन्होंने रिश्वत थमा दी, जो मौके से फरार हो गया। एडिशनल एसपी रजनीश पूनिया ने जानकारी देते हुए बताया कि शिकायत मिली थी, ऑनलाइन शुद्धिकरण के लिए रिश्वत मांगी जा रही थी। एक किसान से उसके राजस्व रिकॉर्ड में शुद्धि होनी थी, 18,000 रुपये की मांग की थी। जो ये रीडर था, ये एडवोकेट के जरिए राशि परिवादी से ले रहा था, जिस पर एसीबी ने सत्यापन कराया और कार्रवाई को अंजाम दिया। लेकिन जब कार्रवाई की जैसे ही भनक लगी, वो राशि किसी तीसरे व्यक्ति को दे दी और वो मौके से फरार हो गया। एसीबी ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है, पूछताछ की जा रही है। दरअसल ये कार्रवाई अपने आप में ये बताती है कि किस तरह से रिश्वत ली जा रही है। किसान से राजस्व रिकॉर्ड में शुद्धि के नाम पर भी पैसे ऐंठे जा रहे हैं, जो ये बताता है कि हमारे सिस्टम में करप्शन की दीमक कितनी भीतर तक चली गई है। अजमेर एसीबी की टीम ने जिला परिषद में दिया कार्रवाई को अंजाम। घूसखोर अधिकारी को किया ट्रैप, 11,000 की रिश्वत की राशि के हाथ किया गिरफ्तार। शहर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने अजमेर जिला परिषद के सहायक विकास अधिकारी को 11,000 की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी मुकेश काकरानी ने यह राशि परिवादी टांडगढ़ ग्राम पंचायत की सरपंच चंपा देवी के पुत्र धर्मवीर सिंह से टांडगढ़ ग्राम पंचायत कार्यालय के निरीक्षण के दौरान कमी नहीं निकालने के लिए मांगी थी। पकड़े गए एडीओ मुकेश काकरानी से एसीबी टीम पूछताछ कर रही है। आरोपी एडीओ मुकेश काकरानी अजमेर का ही मूल निवासी है। एसीबी के अनुसार आरोपी एडीओ मुकेश काकरानी ने परिवादी धर्मवीर से टांडगढ़ ग्राम पंचायत कार्यालय के निरीक्षण के दौरान कोई कमी नहीं निकालने की रिश्वत के एवज में 16,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी, जिसमें 9 दिन पहले 5,000 रुपये लिए थे। शिकायत सत्यापन के बाद आरोपी एडीओ मुकेश काकरानी ने परिवादी धर्मवीर सिंह से आज 28 जुलाई को अपने जिला परिषद कार्यालय में 11,000 रुपये की रिश्वत ले ली, जिस पर उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद एडीओ मुकेश काकरानी को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। ट्रैप कार्रवाई के बाद एडीओ मुकेश काकरानी के अजमेर स्थित निवास पर भी सर्च कार्रवाई चल रही है। घूसखोर अधिकारी ने सत्यापन के समय भी 5,000 की ली थी परिवादी से रिश्वत। वहीं 11,000 की आज मंगाई थी रिश्वत। जिला परिषद के बाथरूम में छुपाई थी रिश्वत की राशि। एसीबी ने ढूंढकर निकाला रिश्वत की राशि को और किया गिरफ्तार। कोटा समेत पूरे हाड़ौती अंचल में खौफ और दहशत का पर्याय बन चुकी हार्डकोर क्रिमिनल हजरत अली और गुड्डू के खिलाफ आखिरकार कोटा पुलिस प्रशासन ने एक बड़ा और कड़ा फैसला ले लिया है। अब राजस्थान समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 2006 की धारा 3 के तहत हजरत अली को 1 साल के लिए निरुद्ध कर दिया गया है। एएसपी कोटा सिटी प्रवीण जैन ने बताया कि गुड्डू के खिलाफ हत्या के प्रयास, बलात्कार, डकैती, अवैध हथियार और अवैध शराब जैसे विभिन्न संगीन धाराओं के कुल 43 प्रकरण कोटा शहर, कोटा ग्रामीण, बारां, बूंदी, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ और बूंदी तक में दर्ज है। लेकिन इस हार्डकोर क्रिमिनल की दहशत इस कदर फैली हुई है कि इसके खिलाफ गवाही देने से गवाह तक पीछे हट जाते हैं। और अपनी इसी तरकीब से गुड्डू अपने खिलाफ दर्ज 43 में से 20 मामलों में तो बरी हो चुका है। इस बीच हजरत अली ने उसे पकड़ने गए पुलिस दलों पर हमला बोला, वहीं जेल के भीतर जेल कर्मियों पर भी लगातार हमले करता रहा। और इसीलिए उसकी बढ़ती आपराधिक गतिविधियों को काबू करने के लिए आखिरकार राजपासा एक्ट का सहारा लिया गया है और अब मई 2022 तक गुड्डू को सलाखों के पीछे रहना होगा।